बकेट है जिसमें प्योर मिल्क है और एक दूसरा बकेट है जिसमें वाटर है। अब इन दोनों को आपस में मिलाना बड़ा आसान लगता है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक रेगुलर डेजर्ट में कुछ ऊंट है और कुछ तोते, और सिर्फ टोटल सर और पैर गिनकर हमें उनकी एग्जैक्ट संख्या बतानी है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है शुरू में। राइट। और सबसे हैरानी की बात यह है कि दूध और पानी मिलाने का जो मैथमेटिक्स है ना, बिल्कुल वही सेम लॉजिक यूज करके ऊंट और तोते वाला पजल सेकंड्स में सॉल्व हो सकता है, वो भी बिना किसी अलजेब्रिक फॉर्मूला के। ये किसी जादू जैसा लगता है। आई मीन एक्चुअली यही मैथमेटिक्स का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। आज के इस डीप ड्राइव में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के प्योर लॉजिक को समझने वाले हैं। ये एक ऐसी अप्रोच है जहां कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ती। सही कहा। तो हमारा मिशन क्लियर है, फॉर्मूला से आजादी और लॉजिक का विकास। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे आरआरबी या एसएससी में मैथ्स अक्सर एक मेमोरी टेस्ट बनकर रह जाता है। एक गलत फॉर्मूला याद आया और साल भर की मेहनत खराब। एग्जैक्टली। तो इस डीप डाइव के सोर्स मटेरियल में एलिगेशन की जो मास्टर क्लास दी गई है, हम उसके हर एक कॉन्सेप्ट को डीपली अनपैक करेंगे। लेकिन शुरुआत में ही मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि मिक्सचर और एलिगेशन का आखिर कोर प्रिंसिपल है क्या? आई मीन ये काम कैसे करता है? इसको एक केमिस्ट्री लैब के विजुअल से समझते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 1। यहाँ हमारे पास स्लाइड पर एक चित्र है जहां दो बीकर्स दिख रहे हैं, बीकर ए और बीकर बी। हाँ, जिससे लिक्विड एक बड़े फ्लास्क में डाला जा रहा है। राइट। पहले बीकर में एक लिक्विड है जिसकी अपनी एक सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन है। हम इस कॉन्सेंट्रेशन को C1 कह सकते हैं। दूसरे बीकर में जो लिक्विड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है। मात्रा जैसे वॉल्यूम N1 पहले से और वॉल्यूम N2 दूसरे से एक बड़े फ्लास्क में मिलाई जाती है तो एक नया मिक्सचर बनता है जिसका टोटल N1 प्लस N2 होता है। मेक सेंस। और इस नए मिक्सचर की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो दोनों के बीच की एक वैल्यू होती है जिसे मीन कॉन्सेंट्रेशन या CM कहते हैं। एलिगेशन का पूरा मैथ सिर्फ इस बात का हिसाब लगाता है कि उस बीच की वैल्यू तक पहुंचने के लिए दोनों लिक्विड्स को किस रेशियो में मिलाया गया है। ये एसेंशियली वेट्स को बैलेंस करने जैसा है। ओह अच्छा, लेट्स अनपैक दिस। दो अलग अलग प्रॉपर्टीज को ब्लेंड करने का मैथ। अब एग्जाम सिनेरियो की बात करें तो नाउ वी आर ऑन स्लाइड 2। यहाँ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। दो बॉटल्स हैं जिसमें दूध और पानी का रेशियो दिया है। पहली बोतल में रेशियो 7.2 है और दूसरी में 9.4 है। और इन दोनों को मिलाकर एक तीसरा मिक्सचर बनाना है जिसमें रेशियो 3.1 हो। सही पढ़ रही हूँ ना मैं? बिल्कुल। अब यहाँ से दिमाग घूमना शुरू होता है क्योंकि हमें फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसको सॉल्व करने के लिए किसी एक कंपोनेंट पर फोकस करना होता है, जैसे कि सिर्फ पानी। राइट। पहली बोतल में पानी का फ्रैक्शन 2/9 है क्योंकि टोटल पार्ट्स 9 है। दूसरी बोतल में ये 4/13 है और जो टारगेट मिक्सचर चाहिए उसमें पानी 1/4 होना चाहिए। आमतौर पर स्टूडेंट्स इन तीन फ्रैक्शंस को एलिगेशन के क्रॉस फॉर्मेट में रखकर सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और वही गलती होती है। आई मीन सच कहूँ तो फ्रैक्शंस देखकर किसी को भी घबराहट होती है। एग्जाम प्रेशर में 2/9 को 1/4 से सब्ट्रैक्ट करना एक नाइटमेयर लगता है। हाँ, इसीलिए स्लाइड में एक निंजा टिप दी गई है जो इसको खत्म कर देती है। LCM का इस्तेमाल। ये LCM मेथड काम कैसे करता है? LCM का लॉजिक सिंपल है। फ्रैक्शंस को पाई के टुकड़ों की तरह सोचिए। अगर पाई अलग अलग साइज के टुकड़ों में कटी है तो उन्हें कंपेयर करना मुश्किल है। डिनोमिनेटर्स का LCM लेने से हम बेसिकली हर पाई को बराबर संख्या के टुकड़ों में काट देते हैं। अच्छा। यहाँ डिनोमिनेटर्स 9, 13 और 4 हैं। इनका LCM लेने पर एक कॉमन नंबर मिलता है। जैसे ही हम अपने फ्रैक्शंस को इस कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सारे डिनोमिनेटर्स गायब हो जाते हैं। वेट, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। यानी डेसिमल्स और फ्रैक्शंस पूरी तरह गायब हो जाते हैं? एग्जैक्टली गायब हो जाते हैं। सोर्स मटेरियल के हिसाब से 29 कन्वर्ट होकर 104 बन जाता है। 14 13 बदलकर 144 हो जाता है और टारगेट 14 सीधा 117 बन जाता है। अब 144 में से 117 घटाना और 117 में से 1104 घटाना तो किसी के लिए भी आसान है। सीधा अनुपात 27-13 निकल आता है। हाँ, बिना किसी कॉम्प्लेक्स मैथ के। कॉन्सेप्ट वही है, बस नजरिया बदल दिया। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 3। क्या हो अगर सवाल में टारगेट रेशियो ना दिया हो बल्कि ये बताया हो कि दो वेसल्स को किस रेशियो में मिलाना है? ओ, मतलब उल्टा पूछ लिया।
राइट। मान लीजिए पहले वेसल में दूध पानी 5.9 है और दूसरे में 7.11 है और इन दोनों वेसल्स के लिक्विड्स को आपस में 4:3 के अनुपात में मिलाना है। वेट, होल्ड ऑन, ये थोड़ा मल्टी स्टेप लग रहा है मुझे। पहले तो उनके अंदर का अपना एक रेशियो है और ऊपर से उन्हें एक नए रेशियो में मिलाना है। मैं यहाँ थोड़ा थ्रेड लूज कर रही हूँ। इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे तोड़ेंगे? इसका सबसे पहला कदम है इक्वलाइज वॉल्यूम। चीजों को मिलाने से पहले उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर लाना जरूरी है। पहले वेसल का टोटल वॉल्यूम 5+9 यानी 14 पार्ट्स हैं। राइट, और दूसरे का 7+11 यानी 18 पार्ट्स हैं। इन्हें बराबर करने के लिए हमें 14 और 18 का एलसीएम लेना होगा, जो कि 126 होता है। ये पहला स्टेप हुआ। ओके। फिर दूसरे स्टेप में जब दोनों बराबर हो गए, तब जाकर हम टारगेट मल्टीप्लायर यानी 4 और 3 लगाते हैं। समझ गई। यानी पहले बेस बराबर किया और फिर जिसको जितना वेट देना है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ वैल्यूज काफी बड़ी हो सकती हैं, इसलिए मटेरियल में तीसरा स्टेप दिया है, सिंप्लीफिकेशन। फाइनल मल्टीप्लायर्स को आपस में काटकर छोटा कर लेना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही। अगर मल्टीप्लायर 36 और 21 आ रहे हैं तो उन्हें 3 से डिवाइड करके 12 और 7 कर लो। फिर ओरिजिनल रेशो से मल्टीप्लाई करके कॉलम वाइज ऐड कर दो, तो दूध का टोटल 109 और पानी का टोटल 185 आ जाता है। सिंपल। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 4। यहाँ एक नया ट्विस्ट है, परसेंटेज में बदलाव। हाँ, यहाँ एग्जामिनर एक ट्रैप सेट करता है। अक्सर सवाल सॉल्व करवाने के बाद एंड में अनुपात की जगह परसेंटेज पूछ लिया जाता है। पूछेगा कि नए मिक्सचर में दूध का परसेंटेज कितना है। और जल्दबाजी में लोग रेशियो वाले ऑप्शन पर ही टिक कर देते होंगे। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला तो आसान है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क को टोटल मिक्सचर वॉल्यूम से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो। सही। यहाँ मिल्क 109 था और टोटल वॉल्यूम 294। तो कैलकुलेट करने पर करीब 37.07% आता है। ये ट्रैप बताता है कि एग्जाम में सिर्फ मैथ टेस्ट नहीं होता, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक होता है। एग्जैक्टली। और ऐसा ही एक और ट्रैप है जिसको अब हम देखेंगे। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 5। ये है वर्ड ऑर्डर ट्रैप। सवाल में दिया गया है कि सॉल्यूशंस में वाटर एंड एसिड का रेशियो 4.5 और 1.2 है। ध्यान दीजिएगा, वाटर एंड एसिड। ओ माय गॉड, यही वो पॉइंट है जहां आते हुए सवाल भी गलत हो जाते हैं। हमारा दिमाग आमतौर पर एसिड एंड वाटर पढ़ने का आदी होता। बिल्कुल, हम फ्लो में रहते हैं। अगर सीक्वेंस पर ध्यान नहीं दिया तो पूरा क्रॉस कैलकुलेशन उल्टा हो जाएगा। टारगेट रेशियो भी अगर एसिड एंड वाटर में दिया हो तो केयरफुली फ्रैक्शंस को सेट करना पड़ता है। सही पकड़ा। एग्जामिनर शब्दों से खेलता है। सॉल्यूशन में हम वापस एलसीएम वाली टेक्निक लगाते हैं। यहाँ 49, 13 और टारगेट रेशियो 821 लिखते हैं। फिर 63 से मल्टीप्लाई करके 28, 21 और मिडिल टर्म 24 आती है, जिससे 3.4 का करेक्ट आंसर निकलता है। सो ऑलवेज रीड द वर्ड्स केयरफुली। अब इस डीप डाइव के एक बहुत फैसिनेटिंग हिस्से पर चलते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 6, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन। मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी देख के कि मिक्सचर का कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे लग सकता है। प्रॉफिट पर बेचता है और बचा हुआ 75 किलो 8% प्रॉफिट पर बेचता है और ओवरऑल उसको 10% प्रॉफिट होता है। सो यहाँ क्वांटिटीज का रेशियो 25 और 75 यानी 1.3 हो गया। एक तरफ हमारा X% है, दूसरी तरफ 8% और मिडिल में ओवरऑल एवरेज 10% आ गया। राइट। अब क्रॉस डिफरेंस निकालते हैं। 10 और 8 का डिफरेंस 2% होता है। डायग्राम में ये 2% क्वांटिटी के 1 यूनिट के बराबर आता है। अच्छा, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2% है तो दूसरी तरफ जो 3 यूनिट्स हैं उनकी वैल्यू तो 6% होगी, राइट? बिल्कुल। और क्योंकि ओवरऑल एवरेज 10 है तो पहला प्रॉफिट 10 से 6 ज्यादा यानी 16% होना ही चाहिए। बिना अलजेब्रा के इक्वेशन के सिर्फ बैलेंस करके आंसर निकल गया। ये तो प्रॉपर मैजिक शॉर्टकट लग रहा है। आई मीन वाओ। लेकिन क्या ये मैजिक तब भी चलेगा जब हमारे पास 2 की जगह 3 वेराइटीज हों? नाउ वी आर ऑन स्लाइड 7, 3 वेरिएबल्स की कॉम्प्लेक्सिटी। अगर 3 अलग अलग ग्लास जिसमें 3 लीटर, 4 लीटर और x लीटर वॉल्यूम है उन्हें मिलाना हो तो क्या ये अप्रोच काम आएगी? जब 3 मिक्सचर्स एक साथ मिलाए जाते हैं तो सीधा क्रॉस एलिगेशन फेल हो जाता है। ओह। तब हमारी वही पुरानी इक्वलाइजिंग टेक्निक आती है। हम तीनों वेसल्स के इंडिविजुअल रेशियोज का सम निकालते हैं। अगर सम 5, 10 और 15 आ रहा है तो पहले उनका एलसीएम लेकर उन्हें बराबर करते हैं और फिर जिस वॉल्यूम में उन्हें मिलाना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। सही कहा। और मल्टीप्लायर्स को छोटा रखना एक गोल्डन रूल है।
हम 2 से डिवाइड करके मल्टीप्लायर्स छोटे कर लेते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 8। यहाँ बताया गया है कि इक्वेशंस को एक्चुअली सॉल्व कैसे करना है। नया रेशियो 18.27, 18.42 और 4x.11x बनता है। हाँ, फिर कुल स्पिरिट यानी 36 प्लस 4x और कुल पानी 69 प्लस 11x, इन दोनों को ऐड करके फाइनल रेशियो 143 के बराबर रख देते हैं। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू 5 निकल आती है। ये काफी लॉजिकल है। अब थोड़ा अप्रोच बदलते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 9, द बॉटम अप अप्रोच। ये क्या है? ये तब लगती है जब शुरुआत की कोई वैल्यू मिसिंग हो। एक जार में फ्रूट जूस और वाटर का रेशियो 15.x है, उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया गया तो फाइनल टोटल 20 लीटर हो गया और नया रेशियो 1.1 बन गया। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 10। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। ये किसी मूवी को पीछे की तरफ यानी रिवाइंड करके देखने जैसा है। रिवाइंडिंग, हाँ बिल्कुल वैसा ही। अगर फाइनल वॉल्यूम 20 लीटर है और रेशियो 1.1 है, इसका सीधा मतलब है कि फाइनल स्टेट में ठीक 10 लीटर जूस है और 10 लीटर पानी है। एकदम सही। अब मूवी को रिवाइंड करते हैं। फाइनल स्टेप में जो 10 लीटर पानी है उसमें से वो 4 लीटर पानी हटा दीजिए जो हमने बाद में मिलाया था। तो 10 में से 4 गया, बचा 6 लीटर। और क्योंकि जूस तो हमने छुआ ही नहीं, वो शुरू में भी 10 लीटर ही था, तो रिवाइंड करने पर हम इनिशियल स्टेट में आ गए जहां 10 लीटर जूस और 6 लीटर पानी है। यानी एक्चुअल रेशियो 10.6 था। सवाल में इसे 15.x दिया है। हम देख सकते हैं कि 10 का 1.5 गुना यानी 1.5 मल्टीप्लायर लग रहा है, तो 6 का 1.5 गुना 9 लीटर होगा, x बराबर 9। माइंड ब्लोइंग। मिसिंग वैल्यू मिल गई बिना इक्वेशंस में उलझे। अब आते हैं, नाउ वी आर ऑन स्लाइड 11, रिडक्शन इन क्वांटिटी। जब मिक्सचर में से पानी निकाला जाता है यानी एक्सट्रैक्शन होती है। यहाँ कंडीशन है कि 2.3 का रेशियो बदलकर 5.7 हो जाता है और टोटल मिक्सचर एंड में 36 लीटर बचता है। यहाँ लगता है निंजा रूल, जो चीज नहीं बदली उसे बराबर करो। द अनचेंज्ड एलिमेंट। समझ रही हूँ, क्योंकि अगर पानी निकाला है तो दूध की क्वांटिटी तो उतनी ही रहेगी ना, दूध थोड़ी इवेपोरेट हो जाएगा। सही बात। अगर शुरू में दूध 2 पार्ट्स दिख रहा है और बाद में 5 पार्ट्स, तो ये सिर्फ रेशियो का इल्यूजन है। हम 2 और 5 का एलसीएम यानी 10 लेकर दूध को दोनों तरफ 10 बना लेते हैं। और जैसे ही दूध 10 बनता है दोनों तरफ, पानी के पार्ट्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं 15 से 14, यानी 1 यूनिट का ड्रॉप दिखता है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 12। अब कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। फाइनल मिक्सचर 24 यूनिट्स का है जो कि 36 लीटर के बराबर दिया है। तो 1 यूनिट हुई 1.5 लीटर्स के बराबर, और क्योंकि निकाला गया पानी 1 यूनिट था तो आंसर सीधा 1.5 लीटर आ गया। इट्स सो स्मूथ। स्मूथ तो है, लेकिन अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 13, रिप्लेसमेंट फॉर्मूला एंड ट्रैप्स। एक वेसल से 90 लीटर दूध में से 18 लीटर निकाला और पानी डाल दिया, और फिर लिखा होता है रिपीटेड 2 टाइम्स। ये पढ़ते ही ट्रैप अलर्ट बज जाना चाहिए, वार्निंग साइन। रिपीटेड 2 टाइम्स पढ़ते ही लोग n की वैल्यू 2 लगा देते हैं। हाँ, जबकि एक्चुअल में इसका मतलब है एक ऑपरेशन शुरू में हुआ और फिर 2 बार दोहराया गया, टोटल 3 ऑपरेशंस। तो n की वैल्यू 3 होनी चाहिए और फॉर्मूला में पावर 3 लगेगी। फॉर्मूला में 1 - 18 90 की पावर 3 लगती है, जो 45 का क्यूब बनता है और आंसर 46.08 लीटर आ जाता है। एग्जैक्टली। अब इसी को रिवर्स करके देखते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 14, रिवर्स रिप्लेसमेंट मेथड्स। यहाँ फाइनल फ्रैक्शन दिया होता है, जैसे 24L वाइन निकाली गई कुल 4 टाइम्स और बचा हुआ वाइन और पानी का रेशियो 16.65 है। यूनिट मेथड से इसको कैसे डिकोड करेंगे? जी, क्योंकि टोटल मिक्सचर 16 + 65 यानी 81 होगा, तो फ्रैक्शन बनी 1681। हाँ। अब क्योंकि 4 ऑपरेशंस हुए हैं, हम सोचते हैं कि 1681 किस फ्रैक्शन की पावर 4 है। 16 होता है 2 की पावर 4 और 81 होता है 3 की पावर 4। ओह वाओ, तो बेस फ्रैक्शन 2/3 आ गई। सही। इसका मतलब है कि हर ऑपरेशन में 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट निकाला जा रहा था और 2 पार्ट्स बच रहे थे। अगर वो 1 पार्ट 24 लीटर के बराबर है तो शुरुआती टोटल 3 पार्ट्स 72 लीटर होंगे। ये लॉजिक बहुत स्ट्रांग है। नाउ we're ऑन स्लाइड 15, जहां फॉर्मूला मेथड दिया है, जिसमें इक्वेशंस बनाकर 4th रूट निकाला जाता है। सेम 72 लीटर निकलता है। मतलब चूज योर वेपन, जो आसान लगे वही यूज करें। हाँ, दोनों काम करते हैं।
अब चलते हैं उस सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 16, एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन ऑन एनिमल्स। ऊंट और तोते की पहेली। डेजर्ट में 50 सर और 140 पैर हैं। ऊंट की संख्या बतानी है। यहाँ एलिगेशन लगता है एवरेज लेग्स के कॉन्सेप्ट से। अगर 50 सर हैं तो टोटल जानवर 50 हैं। इन 50 के मिलाकर 140 पैर हैं। 140 को 50 से डिवाइड करें तो ऑन एवरेज हर जानवर के 2.8 पैर हुए। ये नंबर थोड़ा फनी है, 2.8 लेग्स। पर आगे देखिए, एलिगेशन। क्रॉस में एक तरफ ऊंट जिसके 4 पैर हैं, दूसरी तरफ तोता जिसके 2 पैर हैं, और मिडिल में हमारा एवरेज 2.8। इनका डायगोनल डिफरेंस निकालते हैं। 4 माइनस 2.8 हुआ 1.2 और 2.8 माइनस 2 हुआ 0.8। रेशो बना 0.8.12। पॉइंट हटाकर और छोटा करें तो 2.3 आ जाता है। यानी ऊंट और तोते 2.3 में हैं। टोटल 5 पार्ट्स की वैल्यू 50 जानवर। तो 1 पार्ट की वैल्यू 10 और ऊंट जो कि 2 पार्ट्स है उनकी संख्या हो गई 20। माइंड ब्लोन। ये ब्यूटी है मैथ की। चलिए अब एक दूसरे ट्रैप पर आते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 17, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन में वैल्यूज का ट्रैप। सेटअप ये है कि 15 मेजें और 11 कुर्सियां टोटल 10,800 रुपए में खरीदी। मेज पर 8% प्रॉफिट और कुर्सी पर 10% लॉस, और टोटल प्रॉफिट 270 रुपए है। निंजा टिप यहाँ ये है कि आप इन रुपयों यानी 270 को पहले ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज में बदलें। जब कैलकुलेट करते हैं तो वो 2.5% आता है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 18, जहां हम आते हैं नेगेटिव लॉस ट्रैप पर। क्रॉस बनाते वक्त एक तरफ 8%, मिडिल में 2.5%, लेकिन कुर्सी का लॉस 10% है। इसको -10 लिखना जरूरी है ना? एकदम जरूरी है। इसे टेम्परेचर की तरह देखिए, प्रॉफिट 0 से ऊपर और लॉस 0 से नीचे। अगर 2.5 डिग्री और -10 डिग्री का गैप निकालना हो तो वो 2.5 माइनस -10 यानी 12.5 डिग्री होता है। ओह, तो वो ऐड हो जाते हैं एक्चुअली। अगर एग्जाम में कोई सिर्फ 10 और 2.5 घटाकर 7.5 लिख दे तो सब गलत हो जाएगा। फिर तो उनका रेशियो सेट करके 2 मेज़ों की कीमत 1000 रुपए निकाली आएगी। बिल्कुल सही। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 19, ये हमारा रैपिड फायर रिवीजन है। एक क्विक रिकैप उन 4 गोल्डन रूल्स का जो हमने सीखे। पहला, एलसीएम मल्टीप्लायर। दूसरा रूल, अनचेंज्ड एलिमेंट जिसमें जो ना बदले उसे बराबर करो। तीसरा, बॉटम अप अप्रोच यानी मूवी को रिवाइंड करना। और चौथा, सबसे खतरनाक, नेगेटिव लॉस का जाल, सब्सट्रैक्ट द नेगेटिव। अब लास्ट स्लाइड। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 20, प्रैक्टिस एमसीक्यूज दिए गए हैं यहाँ। मैं जल्दी से इनका एनालाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन 1 में अगर पानी निकाला गया है तो मिल्क को बराबर करना होगा। हाँ, वो अनचेंज्ड है। क्वेश्चन 2 में अगर एक बार एक्शन किया और 3 बार रिपीट किया तो टोटल ऑपरेशंस n की वैल्यू 4 बनेगी। और क्वेश्चन 3 में अगर 10% ओवरऑल है और 5% लॉस है तो उनका डिफरेंस 10 माइनस -5 यानी 15 आएगा। कि मिक्सचर और एलिगेशन कोई फॉर्मूलाज का पहाड़ नहीं है। ये रेशियो और एवरेज के साथ खेलने का एक लॉजिकल तरीका है। एग्जैक्टली। और एग्जाम के लिए की टेकअवेज ये हैं कि क्वेश्चंस में वर्ड ऑर्डर बहुत ध्यान से पढ़ें। एसिड इन वाटर या वाटर इन एसिड, और रिपीटेड n टाइम्स को कभी ब्लाइंडली n की वैल्यू मत माने। सही बात है। जाते जाते एक दो कंसेप्चुअल सवाल ऑडियंस के लिए छोड़ते हैं। पहला ये कि अगर एलिगेशन में प्रॉफिट लॉस की जगह टाइम और डिस्टेंस के नंबर्स डाल दिए जाएं तो क्या ये कॉन्सेप्ट वहां भी ऐसे ही अप्लाई होगा? सोचने वाली बात है। और दूसरा, अगर हम 3 के बजाय 4 या 5 अलग-अलग मिक्सचर्स को मिलाने लगे तो क्या ये एलसीएम और इक्वलाइजिंग वाली टेक्निक उतनी ही तेजी से काम करेगी या फिर मैथमेटिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा? ये उन्हें खुद एक्सप्लोर करना चाहिए। बिल्कुल। इन्हीं गहरे सवालों के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त